हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट के साथ। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 कल किया था और कल के वीडियो में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम उसके आगे बचे हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका शीर्षक है नए राजा और उनके राज। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे चोल राजवंश के बारे में कि चोल राजवंश की का जो ये इनका जो अपना सत्ता था कहाँ से कहाँ तक था। तो इनका जो अपना क्षेत्र था वो उरेयूर से तंजावुर तक था और कावेरी डेल्टा से मुत्तियर नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरेयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारों को हटाकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया था। उसने यानी विजयालय ने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया था। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था, तो आपका जवाब होगा विजयालय ने। और कहाँ बनवाया था, तो तंजावुर शहर में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो विजयालय के उत्तराधिकारियों ने दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लवों को जीता था। यानी पांड्य और पल्लवों को किसने जीता था, तो विजयालय। राजराज प्रथम 985 ईस्वी में राजा बना और इसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। यानी सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था, तो राजराज प्रथम था। और 985 में वो क्या बना था, तो राजा बना था। राजेंद्र प्रथम जो राजराज प्रथम के पुत्र थे ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया और वह इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना अपनाई थी। ठीक है, अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं चोलकालीन कांस्य कला मूर्ति भव्य कलाओं के बारे में हम जानेंगे। तो भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला के में देखेंगे कि राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम में बड़े अनेक मंदिर बनवाए थे। मंदिर से पूजा आराध्या का ही केंद्र ही थे। वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का ही केंद्र नहीं था, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र था। मंदिर के आसपास पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादियों की बस्ती थी। यानी मंदिर के आसपास हर प्रकार के लोगों की बस्तियां थी। मंदिर शिल्प केंद्र के रूप में उभरे। उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं चोल काल की विशेषता थी। अगर आपसे पूछा जाए कि चोल काल की विशेषताओं में किस तरह की मूर्तियां प्रसिद्ध थी, तो आपका जवाब होगा कांस्य प्रतिमाएं प्रसिद्ध थी। ठीक है, ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं और कुछ भक्तों की भी थी, उस वक्त की जो प्रतिमाएं थी। अब हम पढ़ेंगे कृषि और सिंचाई के बारे में, जो चोल काल के वक्त। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई शाखाओं में बट जाती है, जो जल निक्षेपण द्वारा उपजाऊ भूमि को सिंचती है। इन शाखाओं पर तटबंध बनवाकर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है और कुएं और सरोवर से भी सिंचाई के प्रमुख साधन थे। यानी कुएं और सरोवर से भी सिंचाई की जाती थी। तमिलनाडु के आसपास कृषि काफ़ी विकसित थी। यानी ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र था, यहाँ कृषि बहुत हद तक विकसित थी। अब हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य का प्रशासन। तो इसमें हम सबसे पहले उर के बारे में पढ़ेंगे। तो किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। नाडु जो गांवों के समूह को कहा जाता था। ग्राम परिषद में नाडु न्याय करने और कर वसूलने का कार्य करते थे। नाडु के कामकाज को वेल्लाल जाति के धनी किसानों का नियंत्रण था। यानी जो वेल्लाल जाति थे, उनके जो धनी किसान था, उनका नियंत्रण था किस पे, नाडु के कामकाजों पर। धनी भूस्वामियों को सम्मान के रूप में उपाधियां और महत्वपूर्ण राजकीय पद दिए जाते थे, जैसे मुवेंदेवेलम। इनको मुवेंदेवेलम किसे बोले जाता है फ्रेंड्स, तो 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले वेलन या किसान को मुवेंदेवेलन कहा जाता है। अरैयार किसे कहा जाता है, तो प्रधान को कहा जाता है। नगरम यानी व्यापारियों का जो संघ होता था उसे नगरम कहा जाता था। अब नगरम का मतलब आप शहर वाला नगरम नहीं सोच लीजिएगा। नगरम का मतलब होता है व्यापारियों का संघ। शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। तो तमिलनाडु के चिंगलापुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख ब्राह्मणों के सभा के संगठन को प्रारूप का वर्णन करते थे। सभा में कई समितियां होती थी जिनके दायित्वों में सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख प्रमुख थी।
यानी जो सभा की समितियां थी उनमें किन चीज़ों को मतलब विशेष रखा गया था, तो इन पे जो दायित्व था वो सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों और मंदिरों इत्यादि की देखरेख को प्रमुख रखा गया था। समितियों के सदस्यों को चुनाव लॉटरी से किया जाता था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम पढ़ेंगे चोल अभिलेखों में भूमि के प्रकार। तो ये जो भूमि के प्रकार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें है बेलान बगाई, इसका अर्थ है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ये जो कर है। ब्रह्मदेव यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। सालभोग यानी किसी विद्यालय के रखरखाव में के लिए दी गई भूमि दान। देवदान यानी तिरुन यानी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पलीचंदन जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। अब हम बढ़ते हैं आगे। अन्यंत्र में हम पढ़ेंगे तांग वंश के बारे में, जो चीन से संबंधित है। तो यह कब से कब तक था फ्रेंड्स? तो 7वीं से 10वीं सदी तक था। राजधानी सियान, जहां दुनिया के तुर्कों, ईरानियों, भारतीय, जापानियों और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य में नौकरशाही परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होती थी। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको आज की सेशन अच्छी लगी तो आज के इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप अब नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़ा है तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में